हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओजस्वी इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो गाइज आप सभी लोग, और आपकी तैयारी कैसी कर हो रही है गाइज। तो तैयारी में अपनी जो है आप धार लगा लीजिए और तेज कर दीजिए पहले से बेटर, और बेटर परफॉर्मेंस अगर आप अपनी रखना चाहते हैं अपकमिंग एग्ज़ाम्स में, तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा और ये वीडियोस देखने होंगे। प्रैक्टिस सेट, बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है गाइज, आप देख लीजिएगा यूट्यूब पे। आपको जो है अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको अलग ही यूनिक ही क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। और सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी इनमें से जो है ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको आप स्किप कर पाएँ, ठीक है। LT ग्रेड और DSSB वगैरह जो भी और भी एग्जाम आप देना चाहते हैं तो वहाँ पर भी डेफिनेटली इक्वली बेनिफिशियल वीडियो रहेगा आपके लिए, और PGT के लिए तो बहुत ही रामबाण है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या खास है आज की वीडियो में। सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, हु रेफर्ड टू एज द एजोर सिस्टर ऑफ द वेस्ट विंड इन और टू द वेस्ट विंड। गाइस लाइक जरूर कर दीजिएगा चैनल को, एक इतने बेहतर क्वेश्चन के बदले में सिर्फ एक लाइक आपसे चाहिए होता है और एक शेयर चाहिए होता है, तो वो भी आप नहीं करते हैं तो गाइस थोड़े से गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पढ़ लिया है आपने और आपको बताना है कि एजोर सिस्टर को वेस्ट विंड की एजोर सिस्टर के रूप में यहाँ पे किसको बताया गया है। तो रेन क्लाउड्स हैं, स्प्रिंग ब्रीज है, सनलाइट रेज है, या फिर विंटर विंड है गाइस। तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा बी, यानी कि स्प्रिंग ब्रीज को यहाँ पर एजोर सिस्टर कहा गया है वेस्ट विंड के लिए, राइट। चलिए किसकी है, PB शैली की है। और PB शैली का अगर टाइम स्पेन की बात करें तो आप जानते हैं 1792 में पैदा हुए थे PB शैली, ठीक है। 17 यहाँ पे ये आंसर था, 1792 में पैदा हुए थे और इनकी डेथ हुई थी 1822 में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, हु कॉल्ड PB शैली एन इनएफेक्चुअल एंड ब्यूटीफुल एंजल। तो ये तो सबको पता होगा, मैक्सिमम लोगों को आई होप। तो इसका जो आंसर है वो हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन बी, यानी कि मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है ऐसा PB शैली के लिए, राइट। चलिए, Ozymandias is one of the most anthologized poem of PB Shelley, but it was never published. तो Rosalind and Helen, Prometheus Unbound, A Modern Eclogue या फिर The Examiner। तो यहाँ जो बात हो रही है वो ओजीमेंडियास की हो रही है। ये ऑप्शन कैसे हैं लेकिन, हाँ अच्छा ठीक है गाइज, मैं समझ गई हूँ। तो ये कभी भी पब्लिश नहीं हुई है, किस में पब्लिश नहीं हुई है कभी भी, रोजलिन और हेलन में, प्रोमेथियस अनबाउंड या फिर मॉडर्न एक्लोग या फिर द एग्जामिनर, ठीक है। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाता है, यानी कि प्रोमेथियस अनबाउंड जो है इसमें ये पब्लिश कभी नहीं हुआ है, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा हो जाएगा, राइट। चलिए, हु बाइज हैंकर्स वाइफ इन द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। तो थॉमस हार्डी का ये बहुत ही बेहतरीन नॉवल है। तो यहाँ पर जो मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में है वो बाय कौन करता है, हैंकर्ड की वाइफ को। तो गाइस हैंकर्ड की वाइफ को बाय कर लेता है कौन, न्यूसन नाम का जो यहाँ पे कैरेक्टर है वो इसकी वाइफ को बाय करता है, ठीक है। चलिए, हु रिवील्स द पास्ट ऑफ हैंकर। हैंकर के पास्ट को कौन रिवील कर देता है कोर्ट में, वेयर ही हिमसेल्फ इज़ अ मजिस्ट्रेट, जहाँ पर वो खुद ही एक मजिस्ट्रेट होता है। तो वहाँ पर उसके जो उसका जो पास्ट है कि उसने अपने, वो बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग किया करता था, उसने अपनी वाइफ को जो है बाइक बेच दिया था, और उसके बदले में जो है कितनी गिनीज़ में, 5 गिनीज़ में उसने आई थिंक अपनी वाइफ को बेच दिया था। और उसके बाद उसने फिर 21 ईयर्स तक जो है कभी भी अल्कोहल को छूने की कसम ना छूने की कसम खाई थी, ठीक है। तो ये था उसका पास्ट, और ये किसने रिवील कर दिया था, तो ये आपको बताना है। यहाँ पर आंसर है वो क्या हो जाता है गाइज, कौन करता है ये काम। तो ये काम करता है हमारा डी ऑप्शन, यानी कि गुड इनफ नाम का बंदा है इसमें, वो हमारा ये काम करता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन पर जाएंगे। विच वॉज द फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवल ऑफ थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी का सबसे पहला पब्लिश्ड नॉवल कौन सा था, तो अंडर द ग्रीनवुड ट्री, और डेस्परेट रेमेडीज, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, या फिर फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। तो सबसे पहले बात करें ना हम लोग, तो जो इनका पब्लिश्ड नॉवल था वो था डेस्परेट रेमेडीज, ठीक है। और ये कब आया था, ये आया था आपका 1871 में, 1871 में आया था डेस्परेट रेमेडीज। और अगर अंडर द ग्रीनवुड ट्री की बात करें तो ये इनका नॉवल आया था। इसके बाद अंडर द ग्रीनवुड ट्री आया था 1872 में, और इसके बाद 1873 में आया था आपका आ पेयर ऑफ ब्लू आइज, 1873 में ये आया था। और लास्ट में जो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड है वो 1874 में आया था। तो ये इनका सीक्वेंस है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए
टी.एस. इलियट्स कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन इज काउंटर्ड बाय हैरोल्ड ब्लूम्स। तो ये हैरोल्ड ब्लूम की हेयर बाय पैराफ्रेज में एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, अफेक्टिव फैलेसी या फिर डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी की बात हो रही है। किस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए फटाफट से इसको आप बता सकते हैं। राइट, 1 सेकेंड गाइज। हाँ सॉरी गाइज, एक छोटा सा काम था। हाँ, तो बताना है आपको, क्या बताना है। टी.एस. इलियट्स कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन इज काउंटर्ड बाय हैरोल्ड ब्लूम्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेयर बाय पैराफ्रेज, एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, इफेक्टिव फैलेसी और डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। तो जो बी ऑप्शन है गाइज, यहाँ पर एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, यही जो है इस टी.एस. इलियट का एक कॉन्सेप्ट है, ट्रेडिशन इन काउंटर्ड बाय हैरोल्ड ब्लूम्स। किसमें, एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस में, जो कि 1973 में आई थी, 1973 में आई थी। चलिए, द बिजनेस ऑफ द पोएट इज नॉट द find new emotions but to use the ordinary ones and in working them into poetry to express feelings which are not in actual emotions at all। तो टी.एस. इलियट says this in which of the text, कौन से टेक्स्ट में टी.एस. इलियट इसको कि जो मैंने लाइन आपके सामने पढ़ी है। यहाँ पर हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स है, सारे के सारे इनके एसेज हैं। द मेटाफिजिकल पोएट्स है, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट है, द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म है। तो यहाँ आप किस ऑप्शन, सी यानी के तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। ठीक है, इसी में ये जो है टी.एस. इलियट इस लाइन की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, और चलिए नेक्स्ट है हमारे पास में अरेंज द फॉलोइंग। आपको अरेंज करना है, ये कुछ वर्क्स हैं टी.एस. इलियट के, इनको आपको अरेंज करना है। अच्छा, टी.एस. इलियट का लाइफ स्पेन बताना, अगर याद हो आप लोगों के, तो देखिए टी.एस. इलियट का जो लाइफ स्पेन है वो हो जाता है 1888 में। 1888 में तो उनकी जन्म हो गया था। जब मैथ्यू अर्नोल्ड की डेथ हुई थी जिस साल में, उसी साल में ये पैदा हो गए थे। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो। और 1965 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, चलिए तो सॉरी ये क्वेश्चन तो हमने किया नहीं। चलिए तो यहाँ देख लेते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में। तो इसको आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या आएगा। सबसे पहले बात करेंगे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट की। तो ये कब आया था इनका वर्क, ये इनका वर्क आया था 1919 में। ठीक है, इसके बाद आता है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, कहाँ पर है, ये रहा, ये आया था आपका इनका 1920 में। इसके बाद आता है मेटाफिजिकल पोएट्स। ठीक है, मेटाफिजिकल पोएट्स आता है इसके बाद। तो यहाँ मेटाफिजिकल पोएट्स ये है, तो ये आ गया आपका किसमें, 1921 में। और उसके बाद लास्ट में बचता है होमेज ऑफ जॉन ड्राइडन। ठीक है, तो ये जो लास्ट में हमारा ये 1924 में आया था। ठीक है, 1924 में आया था। तो क्या सीक्वेंस है, सबसे पहले ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट 1919 में, और 1920 में इसके बाद आया था हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। 1921 में आया था मेटाफिजिकल पोएट्स, और ये जो लॉन्ग सा लेंथी सा इनका ऐसे है, ये आया था 1924 में। चलिए, वॉल्ट विटमैन इज़ द पोएट ऑफ। अच्छा, वॉल्ट विटमैन को आप कैसे पोएट के रूप में जानते हैं, ये यहाँ पर आपको बताना है वॉल्ट विटमैन को। अच्छा, वॉल्ट विटमैन का लाइफ स्पेन क्या था गाइज, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैं बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि आपको याद हो जाएं। 1819 में ये पैदा हो गए थे और 1892 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, ऐसे आप याद रखना इसको पक्का। चलिए, तो क्या पूछा गया है, कौन सी सेंचुरी के पोएट थे। तो आप खुद देख सकते हैं कि कौन सी सेंचुरी के पोएट थे, ये देख लीजिए फटाफट से। और ये जो थे गाइस, ए ऑप्शन पे ही जाएंगे हम लोग, क्योंकि 18 के बाद 19th थी, 19th सेंचुरी के थे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन पर रन करेंगे हम। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज़ अ लाइन फ्रॉम वॉल्ट विटमैन्स। तो ये जो लाइन है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज़ अ लाइन फ्रॉम वॉल्ट विटमैन, कौन से वर्क की लाइन है ये, विटमैन के। तो यहाँ जो है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की लाइन है।
ठीक है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की लाइन है जो 1855 में सबसे पहले लीव्स ऑफ ग्रास नाम का इनका एक पोएम पोएट्री कलेक्शन आया था, तो उसी में ये जो है हमने देखा था इसको पहली बार। Whose death does when lilacs last in the dooryard bloomed, तो कॉमोमोरेट, तो किसकी डेथ को कॉमोमोरेट करता है ये वर्क, वो ये पोएम व्हेन लिलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड, तो ये जो है अब्राहम लिंकन की डेथ को कॉमोमोरेट करता है। तो यहाँ जाएंगे हम लोग किस पे, लिंकन, ऑप्शन ए पे ही रन करेंगे हम, ठीक है। चलिए 13th क्वेश्चन है, विच ऑफ द नोटेबल डिकॉटमी वॉज नॉट प्रोनाउंस्ड बाय फर्डिनेंड सॉसर, तो ये यहाँ पर हिस्ट्री का क्वेश्चन ये आ गया है, हिस्ट्री क्या आप इसको कह सकते हैं, कुछ टर्म्स हैं हिस्ट्री में, तो उन्हीं का ये क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर। तो पीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पीजीटी का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, या फिर DSSB का भी एग्जाम हो, उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ देखें अब क्या बात हो रही है, तो जो बी ऑप्शन है टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, बी ऑप्शन, तो ये जो है ऑफ द नोटेबल डिकोटमी नॉट प्रोनाउंस्ड, ये फर्डिनेंड सॉसर के द्वारा प्रोनाउंस नहीं किया गया, जबकि लैंग एंड पैरोल, सिग्निफियर एंड सिग्निफाइड, सिनक्रॉनी एंड डिक्रॉनी, ये जो है इन्हीं के द्वारा किए गए हैं, ठीक है, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट नहीं किया गया है। चलिए, markedness, a state of standing out as non-typical, was a formalist concept categorized by, किसके द्वारा इस टेक्स्ट को कैटेगराइज्ड किया गया है, मिखेल बख्तिम, व्लादिमीर प्रॉप, बोरिस एचिनबॉम, या फिर रोमन जैकबसन, तो किसकी बात करेंगे यहाँ पर, ऑप्शन सी सही हो जाता है गाइज, जो है हमारा नहीं, हमारा हो जाता है ऑप्शन डी सही, ठीक है, डी, रोमन जैकबसन, ठीक है। मार्कडनेस की जो ये कॉन्सेप्ट है इन्हीं से बिलोंग करता है। चलिए, नॉर्थरो फ्राई इन हिज फर्स्ट बुक फियरफुल सिमेट्री रीइंटरेट्स, क्या है, अच्छा, रीइंटरेट्स द पोएट्री ऑफ, किसकी पोएट्री को रीइंटरेट्स करते हैं, तो फियरफुल सिमेट्री आपको पता है किसने दिया था ये गाइज, आपने विलियम ब्लेक की द टाइगर, द लैम, इस टाइप की पोएम्स पढ़ी हैं, तो वहाँ पे आपने द टाइगर जो था उसमें फियरफुल सिमेट्री का जिक्र हुआ है, तो ये विलियम ब्लेक यहाँ पर हम देखेंगे, विलियम ब्लेक को यहाँ पर देख लेंगे, सी ऑप्शन हो जाएगा। फियरफुल सिमेट्री जो है अ स्टडी ऑफ विलियम ब्लेक इज़ अ 1947 बुक, ठीक है, कब आई थी, 1947 में ये बुक आई थी, राइट, जब हम आज़ाद हुए थे उसी साल आई थी, फियरफुल सिमेट्री से बिलोंग कर रही थी ये, और इसमें जो किसका जिक्र था, इसमें जिक्र था विलियम ब्लेक का, राइट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है और कौन से जो हैं वो गलत हैं, आप करेक्ट बता दीजिए बस, बाकी सारे तो गलत ही हैं, है ना। चलिए, करेक्ट बताइए। पहला है द स्टेट ऑफ हिज अफेयर्स वाज सच एज टू कोज एंजाइटी टू हिज प्रॉब्लम्स, तो पहला ये है। इसके बाद है द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड इज ड्यू टू ल्यूनर इन्फ्लुएंस, फिर है द चेयरमैन विद द डायरेक्टर्स आर टू द प्रेजेंट संस्कृत एज वेल एज अरेबिक वर टोट देयर, तो यहाँ पर आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को पढ़िए और सोचिए कि कौन सा गलत हो जाता है। तो मुझे तो गाइस जो है सेकंड क्वेश्चन गलत लग रहा है, सेकंड जो है वो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है, बाकी सारे ठीक है, बाकी सारे रॉन्ग हैं। और क्यों रॉन्ग हैं ये भी हम बताएंगे आपको। तो देख लीजिए, पहला जो हमारा पहला बनता है ये ऑप्शन ए में, तो यहाँ पे वो यूज़ होना चाहिए वर्क की जगह पर, ठीक है, वर्क की जगह पर, क्योंकि द स्टेट अफेयर्स यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ध्यान दीजिए, अफेयर्स सब्जेक्ट नहीं है, ये जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है, तो स्टेट तो हमारा प्लूरल नहीं होगा ना। तो यहाँ क्या गलती है, यहाँ गलती ये है कि वॉज की जगह ये वॉज आएगा वर्क की जगह पे, ठीक है। इसके बाद बी ऑप्शन देखें आप, बी ऑप्शन में क्या गलती है, यहाँ पे इज़ यूज होना चाहिए आर की जगह। देखिए अच्छे से, द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइज इज़ ड्यू टू ल्यूनर इन्फ्लुएंस, है ना। आर, राइज एंड फॉल, दो चीज़ों की बात हो रही है, राइज की और फॉल की, है ना। तो यहाँ पे इज़ नहीं आएगा, यहाँ इज़ गलत है, ये हमारा आर आएगा इसकी जगह पर। इसके बाद है द चेयरमैन, द चेयर, नहीं गाइस, इज़ तो ठीक है इसमें, सॉरी मैं गलती में आ गई यहाँ पर, ठीक है। एक सेकेंड, मैं इसको ज़रा इरेज कर दूँ, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है। चलिए, हाँ पेन ले लेते हैं,
चलिए, तो यहाँ जो है ये किसकी बात हो रही थी? तो ये तो हमने देखा था कि यहाँ पे ये नहीं आना चाहिए, वॉज आना चाहिए, ठीक है। ये बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, राइज और फॉल होता है, ऐसे बात करेंगे ना कि ल्यूनरी इन्फ्लुएंस की वजह से। सी में जाइए, द चेयरमैन विद द डायरेक्टर्स आर टू द प्रेजेंट, जो चेयरमैन है वहाँ आर टू द प्रेजेंट, चेयरमैन विद द डायरेक्टर। देखिए जो पहला है, अगर विद या अलोंग विद के साथ कोई चीज़ आ रही है ना, तो पहला वाला जो होगा ना वही हमारा सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर जो चेयरमैन है वो सब्जेक्ट माना जाएगा, ना कि डायरेक्टर्स। तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, इज आएगा, ठीक है। इसके बाद है संस्कृत एज वेल एज अरेबिक वर टॉट देयर। तो संस्कृत एज वेल एज के साथ भी अगर आ रहा है कुछ, तो तब भी हम पहले वाले को सब्जेक्ट मानेंगे, यानी कि संस्कृत। तो यहाँ पे जैसे हम कहते हैं कि इंग्लिश के साथ संस्कृत भी पढ़ाई जाती है, तो सब्जेक्ट कैसे आ रहा है सेंटेंस? पढ़ाई जाती है, पढ़ाई जाते हैं नहीं। तो यहाँ पर जो ये हमारा वर है ये गलत हो जाएगा, और इज यहाँ पर, सॉरी वॉज यहाँ पर जो है हमारा सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से सारे गलत थे, जो बी ऑप्शन था वो हमारा सही था। चलिए, ही वॉज विजिबली मूव्ड। तो यहाँ पर जो ये विजिबली मूव्ड है, इसका बताना है आपको कि कौन सा यहाँ पर सेम मीनिंग नहीं है विजिबली के। अपेरेंटली, नोटिसिएबली, ये क्या है, इम्पेसिटिबली, या फिर ऑब्वियसली। तो कौन सा? ऑब्वियसली और अपेरेंटली, आई थिंक ये तो सिनोनिम हो जाते हैं, है ना, ये तो सिनोनिम हो जाते हैं। तो सी ऑप्शन लग रहा है मुझे। ये आपका जो गलत हो रहा है, इम्पीट, ये तो कुछ वर्ड नहीं बन रहा। आई थिंक ये होना चाहिए इम्परसेप्टिबली, ठीक है। मैं इसको सही कर देती हूँ गाइस। एक सेकेंड, इम्परसेप्टिबली ऐसे होना चाहिए था। ये स्पेलिंग इसकी गलत हो गई, इम्परसेप्टिबली, ठीक है। तो ये होना चाहिए। तो जो अपेरेंटली है, नोटिसिबली है, ऑब्वियसली है, ये सारे के सारे सिमिलर मीनिंग है। बाकी जो सी ऑप्शन है वो इसका एंटोनिम है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। इनमें कौन से सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब है? द डॉग वेंट मैड, ऑल एनिमल्स डाई, द मैन किल्ड अ स्नेक, या फिर सी हैज़ फॉलन एस्लीप। तो कौन सा होगा यहाँ पर? तो जो ये हमारा कौन सा बन रहा है गाइस? तो जो 40 ये बन रहा है हमारा ऑप्शन सी, यानी कि द मैन किल्ड अ स्नेक। इसमें देखिए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कैसे पता करेंगे? क्या लगा करके कि मैन ने क्या मार दिया, मैन ने क्या कर दिया, मैन ने क्या मार दिया, तो स्नेक को मारा ना। तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा। बाकी द डॉग वेंट मैड ये नहीं होगा, और ये भी द सी हैज़ फॉलन एस्लीप ये भी नहीं होंगे, क्योंकि इसमें कुछ ऑब्जेक्ट नहीं है ना, ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा हमको। चलिए, एनिमोसिटी का आपको सिनोनिम बताना है गाइस। एनिमोसिटी स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हेटर्ड होता है। डाइवर्जेंट ओपिनियन, मतलब डाइवर्जेंट होता है भिन्न भिन्न प्रकार की ओपिनियन, है ना। और आपका ये इंडिफरेंस बनता है, इसका इंडिफरेंस बनता है, और अपैदी बनता है। क्या बनता है? एनिमोसिटी का। तो एनिमोसिटी की जो बात करें, तो जो हमारा ऑप्शन ए है, यानी कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हेटर्ड, यही सही हो जाएगा। ऑप्शन ए, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हेटर्ड को ही हम एनिमोसिटी कहते हैं, राइट। और क्या बता सकती हूँ इसके बारे में, ठीक है। चलो और बाद में देखेंगे। चलिए, पहले क्वेश्चन नेक्स्ट, एफोरिज्म क्या होता है? एफोरिज्म गाइस एक तरह की कहावतें होती हैं जो मतलब सही और वाइज भी होती हैं, और इस प्रकार से जैसे कुछ छोटी छोटी कहावतें कह देते हैं ना, कि जो समथिंग सच भी होती हैं और अच्छी भी होती हैं, सच्ची भी और अच्छी भी दोनों होती हैं वो लोग। तो यहाँ पर जाएंगे हम किस पे? डी ऑप्शन पे जाएंगे हम लोग, ठीक है। डी ऑप्शन पे जा रहे हैं। तो शॉर्ट फ्रेज दैट सेज समथिंग ट्रू या वाइज, कुछ ऐसी फ्रेज जो सच्ची और अच्छी बात कहती हैं, ठीक है, बुद्धिमानी वाली। तो ये हमारा 20वां ही था ना। हाँ, ये तो आज इतने ही क्वेश्चन, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से। और तब तक के लिए आप लोग जो है देखती रहिए। काफ़ी वीडियोस पड़ी हुई हैं, काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। बाकी डिटेल्ड क्लासेस भी पड़ी हुई हैं मेरी बहुत सारी, मेरे चैनल पे और भी बहुत कुछ पड़ा हुआ है गाइज। आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर और देखते हैं गाइज, ठीक है। बाय, पढ़ते रहिए।